बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है जी इवेपोरेशन। ये 9th की केमिस्ट्री में भी शामिल है। 9th में भी आपको पढ़ाया जाएगा, फिर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी डिटेल में आपको समझाया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका इंटरेस्ट भी बरकरार रहे और आप इंजॉय करते हुए आसानी से आप इसे समझें। तो सबसे पहले इवेपोरेशन है क्या, इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं कि इवेपोरेशन है क्या। देखें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैस में तब्दील हो जाना, ये क्या है जी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैस में तब्दील हो जाना, ये क्या है? इवेपोरेशन। आपने गर्मियों में देखा होगा तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उनका पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। चलें तालाब की तरफ नहीं जाते, आप ज़रा देखें, कपड़े आप सुखाते हैं, तार पे डालते हैं, तो वो कैसे सूख जाते हैं? उनका पानी किधर जाता है? उनका पानी इवेपोरेट हो जाता है, बुखारात बन के उड़ जाता है। एक और मिसाल लेते हैं ख़वातीन के लिए। बच्चियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, बच्चियां भी सुनेंगी मेरे लेक्चर को। आप घर में खाना पकाती हैं, जब आप खाने में, सालन में, हांडी में पानी डालती हैं, तो पानी की जो मिकदार डालती हैं, जब सालन तैयार हो जाता है तो पानी की मिकदार कम होती है या ख़त्म हो जाती है। क्यों? कभी आपने सोचा है? वो पानी पूरा का पूरा बुखारात बन के उड़ जाता है। जो देगची के ऊपर से आपको भाप नज़र आ रही होती है जाते हुए, वो एक्चुअली पानी होता है, वो बुखारात में बन के उड़ रहा होता है। तो इवेपोरेशन क्या है? आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठें, रिलैक्स होके बैठें। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें घरेलू अशिया भी इस्तेमाल होती हैं। घरेलू देसी हम मिसालें लेके, घर की मिसालें लेके हम ये टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। इवेपोरेशन क्या है? आसान अल्फाज में उर्दू वाले क्या लिखेंगे? पानी के मॉलिक्यूल्स का बुखारात बन के उड़ जाना, ये क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? लिखी हुई है डेफिनेशन, द प्रोसेस, एक ऐसा अमल ऑफ चेंजिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स तब्दील हो जाते हैं इनटू गैसियस फेज। किसमें? गैसियस फेज में। उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे क्या बोलते हैं जी? इवेपोरेशन। जहां तक डेफिनेशन का ताल्लुक है आपको समझ आ गई होगी। आगे देखें दूसरा पॉइंट। अब ऐसे आपने टॉपिक लिखना है तो ऐसे पॉइंट बना के भी लिखते हैं तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा टॉपिक और तैयार भी हो जाएगा। आपको आप इजीली लिख सकेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू अ गैसियस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दूसरे नंबर पे देखिए इवेपोरेशन को कहते हैं इट इज रिवर्स टू द कंडेंसेशन। रिवर्स मतलब क्या होता है? उलट। ये उलट होता है कंडेंसेशन के, ये उलट होता है कंडेंसेशन के। अब कंडेंसेशन आपकी केमिस्ट्री में नहीं बताया गया, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बताया गया है। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ये कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस in which gas molecules are converted into liquid phase। अब कोई आपसे पूछ ले, हाँ भाई इवेपोरेशन कंडेंसेशन के उलट होता है, आप उसे बताएं। लेकिन वो आपसे पूछ ले कंडेंसेशन क्या होता है, आपने कहना है इवेपोरेशन में तो लिक्विड के मॉलिक्यूल बुखारात बन के उड़ रहे होते हैं, लेकिन कंडेंसेशन इसका उलट है। वो जो बुखारात होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लिक्विड में तब्दील हो रहे होते हैं। वो क्या हो रहे होते हैं? लिक्विड में तब्दील हो रहे होते हैं।
अब जरा थोड़ी सी मिसाल लें, जब आप हांडी बनाते हैं ऊपर ढकना दे देते हैं, कुछ पानी इवेपोरेट होता है, जब इवेपोरेट होता है ऊपर ढकना होता है, थाली मौजूद होती है, तो उसके साथ जाके टकराते हैं बुखारात और आप देखते हैं कि उस प्लेट की अंदर वाली सतह के ऊपर पानी के वेपर्स मौजूद होते हैं नहीं होते? हाँ जी होते हैं। तो वो जो बुखारात होते हैं वो दोबारा पानी के मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं जी, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब सबसे पहले तो आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस का पता होना चाहिए। देखिए दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसको होने के लिए आप क्या करते हैं जी, हीट देते हैं। हीट क्या करते हैं, देते हैं। आपने चाय पकानी है, क्या करनी है जी, चाय पकानी है। ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको आप हीट देंगे, प्रोसेस होगा तो आपकी प्रोडक्ट तैयार होगी। प्रोडक्ट क्या तैयार होगी जी, चाय तैयार होगी। आपने क्या करना है, सालन बनाना है, कौन सा प्रोसेस है, देसी मिसालों से, केमिस्ट्री की मिसालें नहीं लेते। कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। आप उसे हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हीट आप उसे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये क्या हो गया जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन भी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको हीट देनी पड़ती है, इसको हीट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। मैं सादा सी मिसाल देता हूं, आप कपड़े सुखाते हैं, तार पे डालते हैं। मुझे आप बताएं, अगर हीट ना हो, मुझे ये बताएं गर्मियों में ज्यादा कपड़े जल्दी सूखते हैं या सर्दियों में, बताएं जी। दिसंबर में शबनम पड़ रही है, ऊपर से धूप है नहीं, हर कोई कांप रहा है सर्दी से, तो मुझे बताएं आपने कपड़े सुखाने हैं, तार पे डालने हैं, तब सर्दी में जल्दी सूखेंगे या जून के महीने में, जैसे अभी गर्मियां हैं, देखिए मैंने इतनी खुली शर्ट पहनी हुई है, तब जल्दी सूखेंगे, बताएं। हाँ जी, गर्मियों में क्या करेंगे, जल्दी सूखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको आपको हीट देनी पड़ती है। धूप में क्या होती है, हीट होती है। जब हीट ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन ज्यादा होती है, और ये क्या है जी, कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। तो ये क्या है जी, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट हमें देनी पड़ती है। इसके उलट होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके उलट होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो हीट को बाहर निकालता है, जो हमें हीट देता है, जो हीट को बाहर निकालता है। आप सर्दियों में अपने रूम के अंदर गैस का हीटर जलाते हैं, जलाते हैं नहीं जलाते? अब वो जो हीटर चल रहा होता है वो कौन सा प्रोसेस है, उसको हम हीट दे रहे होते हैं या वो हमें हीट दे रहा होता है? हीट बाहर फेंक रहा होता है ना। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो का लफ्ज निकला है एग्जॉस्ट से। आप रूम के अंदर एग्जॉस्ट लगवाते हैं, फैन लगवाते हैं, वो क्या करता है जी, बाहर फेंक रहा होता है। क्या कर रहा होता है, हीट को बाहर फेंक रहा होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी ऐसा प्रोसेस होता है जो हीट को बाहर फेंकता है, जिसे हीट खुद नहीं देनी पड़ती, हीट वो बाहर फेंकता है। चूल्हा जलाते हैं, कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो बाहर हीट फेंक रहा होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जो हीट बाहर फेंक रहा होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसको हीट जरूरत होती है, जिसको हम हीट देते हैं। तो इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहां तक आपको समझ आ गई। अब आपने इवेपोरेशन करनी है, पानी का 1 मोल लेना है, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर ले लेना है, 1 मोल। अब उसको आपने पूरा का पूरा बुखारात बन के उड़ाना है, पूरा का पूरा बुखारात बन के उड़ाना है। अब आप मुझे बताएं, आप उसे हीट देंगे या वो हीट निकालेगा? इवेपोरेट करना है, उसके बुखारात बनाने हैं, आप मुझे बताएं, आप उसे हीट देंगे या वो हीट बाहर फेंकेगा? जी शाबाश, हम उसे हीट देंगे, हम उसे हीट देंगे। उसको हीट की जरूरत होगी। कितनी हीट की जरूरत होगी, लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ अ लिक्विड वाटर रिक्वायर्स, 1 मोल लिक्विड वाटर को जरूरत होती है 40.7 किलो जूल एनर्जी। कितनी एनर्जी की जी, 40.7 किलो जूल एनर्जी की
उसे जरूरत होती है टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, ये क्या है, H2O। H2O पानी का फार्मूला है, पानी का केमिकल फार्मूला है। प्री 9th वालों के लिए पानी का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। अब ये क्या है, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है लिक्विड, यानी लिक्विड है, ये जो हम पानी पीते हैं ये लिक्विड वाटर है 1 मोल। अब ये H2O किस में तब्दील हो गया है, इधर मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में गैस, G लिखा हुआ है, G से मुराद गैस, यानी लिक्विड किस में तब्दील हो गया है, गैस में। अब देखें डेल्टा H, डेल्टा H से मुराद डेल्टा H VAP, डेल्टा H वेपोरेशन, हीट ऑफ वेपोरेशन कितना जरूरत है, 40.7 किलो जॉल पर मोल आपको क्या है जी, हीट इसके लिए जरूरत होगी। पानी 1 मोल है, उसको कन्वर्ट करना है बुखारात में, आपने कितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, 40.7 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये कुछ पॉइंट्स थे, यहां तक आप टॉपिक शुरू कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करते हुए ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब मैं कुछ डिटेल आपको और बताना चाहता हूं। देखिए इवेपोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर होती है, ठीक है, क्यों होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हरकत करते रहते हैं। अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था गैस, जब हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे हमने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, हर वक्त रैंडम मोशन करते रहते हैं। पढ़ा है, नहीं पढ़ा? इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है स्लो होती है, इनकी हरकत क्या होती है, स्लो होती है एज कंपेयर टू गैसियस मॉलिक्यूल। जैसे गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्लो मूवमेंट करते हैं। अब क्यों मूवमेंट करते हैं, क्यों, इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये ध्यान में रखें, सबके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक जैसी नहीं होती। किसी के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी के पास एवरेज से बिलो होती है, किसी के पास एवरेज से ज्यादा होती है। अब जिसकी मॉलिक्यूल की एवरेज से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, सरफेस से क्या करेगा, निकल जाएगा। वो सरफेस से क्या करेगा जी, निकल जाएगा। वो सरफेस से क्या करेगा, निकल जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इवेपोरेट। क्या बातें मैंने आपको बताई हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सबके पास काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती, किसी के पास एवरेज होती है, किसी के पास एवरेज से नीचे होती है, किसी के पास एवरेज से ज्यादा होती है। जिन मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं, सरफेस से ऊपर निकल जाते हैं। अब ये कुछ मैंने डिस्कशन की है, बुक मेरे सामने पड़ी हुई है, यहां तक मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं, ताकि आपको साथ साथ रीडिंग भी करवाता जाऊं। बुक्स ओपन कर लें अपनी, पेज नंबर 84 निकाल लें जी। इवेपोरेशन, देखें, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का तब्दील होना इनटू गैस फेज, गैसियस फेज में, इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ये मैंने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। आगे देखें, इट इज रिवर्स टू द कंडेंसेशन, इट इज रिवर्स टू द कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन से क्या है, उलट है। इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, जिसमें गैस किस में होती है, लिक्विड में। इवेपोरेशन में लिक्विड किस में तब्दील हो रहा है, गैस में। कंडेंसेशन में गैस तब्दील हो रही है लिक्विड में। तीसरा पॉइंट देखें, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, डिटेल में बता चुका हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। सच एज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट, वो कहता है 1 मोल ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट क्या है जी, क्या करता है, इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म, वेपर्स फॉर्म में तब्दील किया जाता है। इट रिक्वायर्स, इसके लिए जरूरत होती है 40.7 किलो जूल एनर्जी, इसके लिए 40.7 किलो जूल एनर्जी जरूरत होती है। नीचे उसने इक्वेशन लिखी हुई है, नीचे वाला पैराग्राफ देखें, इसकी भी रीडिंग करवा देता हूं आपको। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत में होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी, हमेशा हरकत में होते हैं।
दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये इनके पास क्यों होते हैं हरकत में? क्योंकि इनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ज्यादातर के पास क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड अ फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और कुछ के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को छुटकारा हासिल करके क्या कर लेते हैं? अमंग द मॉलिक्यूल्स ओवरकम कर लेते हैं एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और सरफेस से क्या कर लेते हैं? एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अच्छा जी, अब हम इस इवेपोरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, असर क्या होता है। अभी तक अगर आपको इवेपोरेशन का टॉपिक समझ आया है तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, दर्जा हरारत ज्यादा हो, तो इवेपोरेशन कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। अभी मैंने आपको मिसाल दी है, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, दर्जा हरारत ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? तेजी से होगी। इवेपोरेशन भी क्या होगी? तेजी से होगी। पहले ही पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है इवेपोरेशन कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर। एक बात याद रखें, इवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पे हो रही होती है, चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हैं, चाहे टेम्परेचर कम है चाहे टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ, सर्दियों में इवेपोरेशन की जो आपके पास रेट है वो क्या होती है? कम होती है, वो स्लोली हो रही होती है। हाँ, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे इवेपोरेशन का रेट क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन हो सारे टेम्परेचर्स पे रहा होता है। दूसरे पॉइंट में देखें, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब? यानी जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इवेपोरेशन होगी। तीसरे पॉइंट में देखें, इट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इससे इवेपोरेशन क्या करती है? बढ़ जाती है। तीसरे पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। अब आगे देखें, ये पॉइंट देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझने वाला है। इस पे तो मैं आपको बड़ा जबरदस्त आपको समझ आएगा ये पॉइंट। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। जहां इवेपोरेशन हो रही होती है वहां ठंडक पैदा होती है ना? हैरानी वाली बात बताऊं, मिसाल दूं आपको रोजमर्रा जिंदगी से। जब आप गर्मी में नहा के आते हैं, आपके ऊपर पानी के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं बॉडी के ऊपर, आप पंखे के नीचे आते हैं, हवा चल रही होती है, हवा से इवेपोरेशन क्या होती है? ज्यादा। जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, आपको ठंडक महसूस होती है नहीं होती? हाँ जी, होती है। वेरी गुड। तो इवेपोरेशन हुई, कूलिंग प्रोसेस, पीछे क्या प्रोड्यूस हुई? कूलिंग। दूसरी मिसाल आप दें जी, कौन सी? आप दें जी, जब आपको चले नहाते तो आप कभी कभी हैं, जब आपको गर्मियों में अक्सर बैठे बैठे पसीना आ जाता है, लाइट नहीं होती, और अचानक जब आप लाइट आती है, पंखा ऑन होता है, तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो पसीना आया हुआ होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं, उसकी वजह से आपको ठंडक लगती है। तो इवेपोरेशन क्या है? इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये क्या है? ठंडक पैदा करती है। किस तरह? ये तो मैंने आपको मिसाल दे दी। मैंने आपको बताया है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर गए? निकल गए,
पीछे क्या रह गए, पीछे क्या रह गए, कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह गए। तो कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जब रह गए तो फिर क्या हो जाएगा जी, वहां कूलिंग प्रोड्यूस होगी। वहां क्या प्रोड्यूस होगी जी, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। अब ये थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स थे, मैं आपको आपकी बुक से क्या कर रीडिंग करवा देता हूं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स के जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड कर रही होती है। एक तो हमने अभी डिस्कस कर लिया टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगी या कम होगी, अभी हमने डिस्कस कर लिया। 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं। बुक्स ओपन करें अपनी, पेज नंबर 85, उसके ऊपर सेकंड पैराग्राफ है, उसमें देखें, इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने लिखा हुआ है इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, जो तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर होती रहती है। The rate of evaporation is directly proportional to temperature. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. Evaporation की रेट क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन कम होगी। It increases with increase in temperature. ये टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो सरफेस से एस्केप कर देंगे, भाग जाएंगे। नीचे वाला पैराग्राफ देखें, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये मैंने लिखा हुआ है, इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। When the high kinetic energy molecules vaporizes, वो कहता है जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, the temperature of the remaining molecules falls down, जो पीछे मॉलिक्यूल बचे हुए होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। To compensate this deficiency of energy, इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए the molecules of liquid absorb energy from the surrounding, वो जो मॉलिक्यूल पीछे होते हैं उनके पास कम एनर्जी होती है, उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए वो इर्द गिर्द से हीट को क्या कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। खुद हीट को क्या कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। जब हीट को जज्ब कर लेते हैं, पीछे क्या ठंडक प्रोड्यूस हो जाती है, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस, जिसके नतीजे में इर्द गिर्द का टेम्परेचर गिर जाता है, एंड वी फील कूलिंग, और इस तरह हमें ठंडक महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पम्प, ये उसने मिसाल ऐसी दी है, हम रोजमर्रा का हम मुशाहिदा नहीं कर सकते, लेकिन नहाने वाला मुशाहिदा हम कर सकते हैं। उसने कहा है कि आप अपनी हथेली के ऊपर क्या करें जी, एक अल्कोहल का, शराब का कतरा डालें, वो क्या हो जाएगा, द अल्कोहल इवेपोरेट्स, अल्कोहल क्या कर जाएगी, जल्दी से इवेपोरेट कर जाएगी, एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट, और हमें ठंडक महसूस होगी। इसने बहुत अजीब सी मिसाल दे दी है, लेकिन मैंने आपको सादा सी मिसाल में आपको समझा दी है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या है जी, जिनको हम डिस्कस करते हैं, उनकी जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सबसे पहला फैक्टर क्या है जी, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी। अभी मैं आपको समझाता हूं, अभी आप कहेंगे कि हमें तो बहुत आसानी से समझ आ गया। बच्चियां यहां पे बैठी हुई हैं, घर में कभी कपड़े धोए हुए हैं आपने, कपड़े आप तार पे फैला के डालती हैं या इकट्ठे करके डालते हैं? बॉयज ने एटलीस्ट देखा तो होगा ना, घरों में तारों पे कपड़े फैला के डाले हुए होते हैं। अब एक कमीज है, उसको आपने फैला के डाला है, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है ना, उसने ज्यादा जगह घेरी है ना, सरफेस एरिया क्या कर गया है, उसका बढ़ गया है। अब सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो इवेपोरेशन क्या होती है, जल्दी होती है, और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। समझ आई है नहीं आई बात की? कभी आपने ऐसा किया है, आपने मशीन से कपड़े निकाले हो और उनको इकट्ठा करके बिल्कुल ही समेट के, बिल्कुल इसी तरह ये कपड़ा है आपका, इसी तरह करके आपने सूखने के लिए रख दिया हो? ऐसे तो नहीं करते। आप क्या करते हैं, इसको फैलाते हैं, ऐसे करते हैं, फैला के फिर तार पे डालते हैं। तो फैलाने से सरफेस एरिया क्या कर जाता है, इसका बढ़ जाता है। ये देखिए सरफेस एरिया इतना है ना, अब इसको इकट्ठा करें तो सरफेस एरिया इसका इतना हो जाएगा।
सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल जाती है इवेपोरेट होने के लिए और वो जल्दी जल्दी क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। यहां लिखूं या छोड़ दूं, इंक्रीज इन इवेपोरेशन इंक्रीजेस, इवेपोरेशन increases with the increase in temperature। यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ही बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल जाएगी और वो इजीली एस्केप कर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर क्या है जी, आप बताएं। टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन क्या करती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है। मैं आपको मिसाल दे चुका हूं, गर्मियों में इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। अब यहां पे भी आप लिख लें, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इवेपोरेशन increases with the increase in temperature। टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है। आखिरी है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आखिरी पॉइंट है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा मुझे आप बताएं, अगर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, मजबूती से जुड़े हुए हैं, तब मॉलिक्यूल को निकलने में आसानी होगी। या दो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, ये एक लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है जी, आपस में जुड़े हुए हैं। यहां से मॉलिक्यूल को निकलना आसान है, या ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये थोड़ा सा दूर दूर है, यहां से निकलना आसान है। बताएं, यहां से निकलना आसान है, ये एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इनको निकलते हुए क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, ये इजीली क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, वो देर से इवेपोरेट होते हैं एज कंपेयर टू वो लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, कम होती हैं। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग, द लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल इवेपोरेट, द लिक्विड्स having strong intermolecular forces
will not evaporate shortly, वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होंगे। ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, स्ट्रांग होंगी, वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होंगे। अब बुक्स ओपन करें, मैं जल्दी से आपको पढ़ा देता हूं, होप सो कि आपको समझ आ गई। पहला पॉइंट है जी सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ग्रेटर इज द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स अ सॉसर इज यूज्ड इफ टी इज टू बी कूल्ड क्विकली। वो कहते हैं आपने कभी घर में चाय पीनी हो, कहीं जल्दी में जाना हो, आप कप में नहीं पीते, आप कहते हैं जी पिर्च लेके आए। आप चाय जल्दी जल्दी पिर्च में डालते हैं तो पिर्च में क्या हो जाती है, चाय ठंडी हो जाती है। क्यों? वो कहता है इसीलिए पिर्च इस्तेमाल की जाती है टू कूल द टी क्विकली, ताकि चाय जल्दी जल्दी क्या हो जाए, ठंडी। क्योंकि उसका सरफेस एरिया कप का इतना होता है ना, मुंह पिर्च का बड़ा सारा होता है, जब आप उसके अंदर डालते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इजीली वो ठंडी हो जाती है। इवेपोरेशन, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। This is because evaporation from the larger surface area is more than that from the smaller surface area। वो कहते हैं इसकी वजह यही है कि इवेपोरेशन ज्यादा सरफेस एरिया से ज्यादा होती है, कम सरफेस एरिया से कम होती है। दूसरा पॉइंट देखें, टेम्परेचर। डिटेल में समझा चुका हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ती है। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन हाई होती है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर जाते हैं, एंड इवेपोरेट रैपिडली, और जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वाटर लेवल इन अ कंटेनर with hot water decreases earlier than that of the container with the cold water। वो कहता है दो कंटेनर हैं, दो बीकर हैं, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। गर्म पानी वाला जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। This is because the hot water evaporates earlier than the cold water। इसकी वजह ये है कि गर्म पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तीसरा आखिरी पॉइंट। If the intermolecular forces are stronger, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत है तब क्या होगा, मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी, मॉलिक्यूल्स को तकलीफ होगी, मुश्किल का सामना होगा इन इवेपोरेशन में। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पानी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है देन अल्कोहल, अगर अल्कोहल से मुकाबला किया जाए। इसीलिए अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और पानी देर से इवेपोरेट होता है। देयरफॉर अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। यही वजह है कि अल्कोहल पानी से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछता है, व्हाई अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। अल्कोहल पानी से जल्दी क्यों इवेपोरेट हो जाता है? आपने कहना है क्योंकि वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अल्कोहल, दैट्स व्हाई अल्कोहल इवेपोरेट्स रैपिडली देन वाटर। तो ये था हमारा आज का इवेपोरेशन का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।